हेलो बच्चों, जैसा कि हम बीए फर्स्ट ईयर में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और दूसरा पेपर राजस्थान हिस्ट्री लेंगे। पेपर 1 प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा पेपर राजस्थान का इतिहास। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास को लेते हैं और उसमें प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको परिचय भी दे देती हूँ आपको, साथ ही साथ मैं डॉक्टर अभिलाषा जैमन आपको बीए फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री की क्लास लूँगी, जिसका पेपर 1 प्राचीन भारत का इतिहास और दूसरा पेपर राजस्थान का इतिहास। राइट, चलिए अब ऐतिहासिक स्रोत पर आते हैं। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत। इतिहास में अतीत व वर्तमान का यथासंभव यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया जाता है। इतिहासकार एक वैज्ञानिक की तरह उपलब्ध सामग्री की समीक्षा करके अतीत का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। वर्तमान की घटनाओं का सही विवरण प्रस्तुत करने में तो आज कोई कठिनाई प्रस्तुत नहीं होती, परंतु अतीत में घटित घटनाओं का तथ्यपूर्ण वर्णन करने में कई कठिनाइयाँ प्रस्तुत हो जाती है, क्योंकि पुरातन काल में क्रमबद्ध इतिहास लेखन की प्रणाली प्रचलित नहीं थी। इसी कारण कभी कभी एक घटना के संदर्भ में विरोधी तथ्य मिल जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में सही तथ्यों का पता लगाना कठिन हो जाता है, परंतु आज साहित्यिक साधन, पुरातात्विक सामग्री तथा विदेशियों के वर्णन इस समस्या के समाधान के लिए प्रस्तुत है। यह तथ्य है कि भारत में यूनान के हेरोडोटस और रोम के लेवी जैसे इतिहास लेखक उत्पन्न नहीं हुए। इसलिए कतिपय पाश्चात्य इतिहासकारों व विद्वानों की यह धारणा बन गई कि भारतीयों में इतिहास लेखन की संकल्पना ही नहीं थी। फ्लीट महोदय ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए, परंतु यह यथार्थ नहीं है। पाश्चात्य विद्वानों में कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने भारतीयों के असामान्य उच्च मेधा की भूरी भूरी प्रशंसा की है। तथ्य है कि प्राचीन भारतीयों की इतिहास की संकल्पना आधुनिक इतिहासकारों की कल्पना से सर्वथा भिन्न थी। आज का इतिहासकार ऐतिहासिक घटनाओं में कार्य और कारण का संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, जबकि पुरातन इतिहासकार केवल उन घटनाओं का वर्णन करता था जिनसे जनसाधारण कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके। महाभारत में इतिहास की जो परिभाषाएं दी गई है, उससे भारतीयों की इतिहास संबंधी संकल्पना पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस ग्रंथ ने स्पष्ट किया है कि ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का स्पष्ट बोध हो सके, वह इतिहास कहलाती है। इसलिए प्राचीन भारत का इतिहास राजनीतिक कम और धार्मिक अधिक होता था। प्राचीन भारत का इतिहास धार्मिक अधिक बन गया। धार्मिक अधिक होने के कारण ही फ्लीट महोदय ने कह दिया कि प्राचीन काल में आर्यों की रुचि इतिहास लेखन की ओर नहीं थी। फ्लिट के कथन का समर्थन करते हुए 12वीं सदी का अरबी इतिहासकार अबू रिहा अल-बिरूनी अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में लिखता है कि प्राचीन भारतीयों से यदि किसी समय के काल का इतिहास या उस समय की किसी विशेष घटना के विषय में पूछा जाता है तो वे कथाएं कहना आरंभ कर देते हैं। कुछ मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि आर्य वैदिक काल में ऐतिहासिक क्रम की ओर ध्यान भी नहीं देते थे। इन विद्वानों के उक्त कथन का यदि यह आशय हो कि आधुनिक वैज्ञानिक विधा पर प्राचीन भारत में इतिहास लेखन का कार्य ही नहीं हुआ, तो यह कथन स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारतीय मनीषी इतिहास विषय के प्रति सर्वदा उदासीन थे अथवा उनमें इतिहास के ज्ञान का अभाव था, ऐसा सोचना भी पाश्चात्य विद्वानों को सर्वथा उपयुक्त नहीं है। इन विदेशी विद्वानों के कथन में हम इतिहास की वर्तमान परिभाषा के रूप में तो सही मान सकते, क्योंकि आधुनिक इतिहासकार राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करना अपना कर्तव्य नहीं समझते। कुछ वर्षों से पूर्व तक इतिहास में विभिन्न शासकों द्वारा लड़े जाने वाले युद्ध तथा उनमें होने वाले रक्तपात की घटनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था। इतिहास की पृष्ठ उनकी विजय तथा उनके द्वारा किए गए नरसंहार से भरे रहते थे। सभ्यता व संस्कृति के मूल सिद्धांतों का केवल संक्षेप में उल्लेख कर दिया जाता था, पर आज इतिहास का दृष्टिकोण बदलता जा रहा है। वह जनसाधारण को उतना ही महत्व देता है जितना शासक और उसके योद्धाओं को दिया जाता है। वह उन सामाजिक, आर्थिक
एवं बौद्धिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है, जिनके द्वारा मानव उपलब्ध प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके अपने जीवन को पहले की अपेक्षा अधिक उन्नत एवं सुखद बनाने का प्रयास करता है। अतः प्रख्यात इतिहासकार दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी के अनुसार उत्पादन के साधनों और उनके पारस्परिक संबंधों के तिथि क्रमानुसार अध्ययन से ही हमें विकास के क्रम की जानकारी मिल सकती है। इतिहासकार प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। वह काल जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, वह प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। जिस काल में के लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और जिसमें मानव सभ्य बन गया था, उसे ऐतिहासिक काल की संज्ञा दी जाती है। प्राचीन इतिहास में एक ऐसा भी काल था जिसमें लेखन कला के प्रमाण तो है, किंतु वे या तो अपुष्ट है या फिर उनकी गूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन है। इस काल को इतिहासकार आद्य इतिहास कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का इतिहास लिखते समय इतिहासकार को पूर्णतः पुरातात्विक साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। आद्य इतिहास लिखते समय इतिहासकार साहित्यिक तथा पुरातात्विक दोनों प्रकार के साक्ष्यों का सहारा लेता है और इतिहास लिखते समय वह इन साधनों के अलावा विदेशियों के वर्णन का भी उपयोग करता है। इन सभी स्रोतों का उपयोग करके इतिहासकार काल विशेष का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, क्योंकि इतिहासकारों का मूल मंत्र है नामूल लिख्यते किंचित, अर्थात बिना मूल या आधार या प्रमाण के अभाव में कुछ भी लिखना नहीं चाहिए। अब बच्चों, जैसा कि इतिहासकार है जो हिस्टोरियंस है, उन्होंने जो प्राचीन भारत को 3 भागों में विभाजित कर रखा है। 3 भागों में एक तो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा कहलाता है आद्य इतिहास और तीसरा ऐतिहासिक। मतलब पहला प्री हिस्टोरिक, दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक एंड थर्ड हिस्टोरिक या हिस्ट्री। तो जो प्रागैतिहासिक काल वह होता है जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते, है ना। और दूसरा जो आद्य इतिहास है जिसमें कि लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं मगर उनको पढ़ा नहीं गया है या वह गूढ़ लिपि के कारण समझे नहीं गए, लाइक हड़प्पन कल्चर, जिसमें हमें बुस्ट्रो फ्रेडन उसकी जो लिपि भी चित्रात्मक लिपि भी नज़र आती है। और तीसरा हम ऐतिहासिक की बात करते हैं जिसमें मानव पूर्ण रूपेण सभ्य बन गया था और लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। इतिहास वही है जो कि लिखा जाए लेकिन अपने मनगढ़ंत न हो करके जो इतिहासकार है वह मनगढ़ंत इमेजिनेशन के बेस पर आधार पर न लिख करके मूल आधार पर या प्रमाण के आधार पर लिखे वही इतिहास कहलाता है। चलिए अब हम बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत की। ये हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं।